हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए बेटा, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीकों से हो सकता है। वन इज नर्वस रेगुलेशन एंड सेकंड इज केमिकल रेगुलेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्वस रेगुलेशन। देखो बेटा, नर्वस रेगुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेन की बात की जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को हाइंड ब्रेन का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। हाइंड ब्रेन में हमारे पास जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट दिस इज पोन्स, दिस पार्ट इज मेडुला ओब्लोंगेटा एंड बिलो दिस पार्ट इज स्पाइनल कोड। और यहां पर ये वाला पार्ट लोकेटेड होता है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। और बेटा, जो दिस साइड जो प्रेजेंट है, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। तो आप इसको बोल सकते हो ये कौन सी साइड हो सकती है, दिस इज द डोर्सल साइड। और ये साइड जो होगी दिस इज द एंटीरियर साइड। अब देखिए, जो नर्वस रेगुलेशन होता है उसमें होता क्या है, द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज इन मेडुला। ये मेडुला में होता है एंड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन द मेडुला एंड इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। यानी कि रेस्पिरेशन की जो रिदम है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उसका सेंटर आपको मेडुला में ही मिलने वाला है। तो पहले हम मेडुला ओब्लोंगेटा को ही स्टडी करते हैं। अब देखो, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर आपको बेटा दो सेंटर स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। वन इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। वैसे ही हमारे पास एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये वेंट्रल ग्रुप होता है। तो देखो, ग्रुप इन मेडुला, फर्स्ट वी हैव डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या होता है, लोकेटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ मेडुला। सिग्नल फ्रॉम दिस न्यूरॉन जनरेट द बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। भाई, जैसे ही इस वाले पार्ट से सिग्नल जाएगा, इसके न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा, ये जनरेट करता है बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। अब इसका मतलब क्या है वो देखो, द नर्वस सिग्नल रिलीज फ्रॉम दिस ग्रुप इज ट्रांसमिटेड टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। हमारी मेन इंस्पायरेशन की मसल्स ये दो ही होती है। तो जैसे ही डीआरजी से सिग्नल निकलता है वो इन दोनों के पास जाता है एंड इंस्पायरेशन अकर्स फॉर 2 सेकेंड। इनका सिग्नल जाने के कारण ये दोनों मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इंस्पायरेशन होता है 2 सेकेंड के लिए। While when the signal are absent, जब सिग्नल नहीं जाएगा तो क्या होगा, when signals are absent from this, expiration occur due to elastic recoil for 3 seconds। जब सिग्नल नहीं जा रहा तो ये दोनों मसल्स रिलैक्स करती हैं, इलास्टिक रिकॉइल होता है, और एक्सपायरेशन होता है कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो देखो, इंस्पायरेशन हुआ 2 सेकंड, एक्सपायरेशन हुआ 3 सेकंड। तो एक ब्रीदिंग में, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में आपका कितना टाइम जाता है, 5 सेकेंड। तो ये बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, इसको ये मेंटेन करता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब आता है दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यहां पे भी न्यूरॉन्स ही होते हैं, लोकेटेड एंटीरियरली, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन दिस रिमेन्स इनएक्टिव, नॉर्मल रेस्पिरेशन में इनएक्टिव रहते हैं। वर्क ओनली इन एनहेंस्ड रेस्पिरेटरी ड्राइव, यानी कि जब आपको ज्यादा ब्रीद करने की जरूरत होती है, जब आप कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे होते हो, उसी टाइम पर ये एक्टिवेट होते हैं। फ्यू न्यूरॉन ऑफ दिस ग्रुप कंट्रोल इंस्पायरेशन वाइल फ्यू ग्रुप कंट्रोल एक्सपायरेशन, दस रेगुलेट बोथ। तो यानी कि जब आप कोई भी स्ट्रेनस वर्क कर रहे हो तो जहां पे आपको ज्यादा ब्रीद करना होता है, उस टाइम पर ये वाला जो ग्रुप है ये दोनों ही चीज को रेगुलेट कर सकता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। तो ये हुआ जो ग्रुप प्रेजेंट थे हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा में। अब देखो बेटा, हमारे पास जो दूसरा है पोन्स, इसके अंदर दो सेंटर लोकेटेड होते हैं। द अपर वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द लोअर वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर। तो देखिए बेटा, पोन्स में हमारे पास दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप इन पोन्स, फर्स्ट वी हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इट इज लोकेटेड ऑन पोन्स, इट इज कॉल्ड अ स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। अब देखो, इंस्पायरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को बोला गया स्विच ऑफ पॉइंट, यानी कि जब इससे सिग्नल जाएगा डीआरजी के पास तो डीआरजी की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डीआरजी क्या करता है, ये 2 सेकंड के लिए करवाता है इंस्पायरेशन। जब भी डीआरजी से सिग्नल जाता है 2 सेकंड के लिए इंस्पायरेशन होता है, अभी हमने ऊपर देखा। तो होगा क्या, व्हेन न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन फ्रॉम 2 सेकेंड। जब इससे सिग्नल जाएगा डीआरजी के पास तो जो ड्यूरेशन था 2 सेकंड का वो 2 सेकंड से कम हो जाएगा एंड देयर बाय अल्टर दी रेस्पिरेटरी रेट। अब अगर हमारे पास टाइम पीरियड कम हो गया तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
व्हेन दिस सेंटर सेंड्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल द लंग्स आर पार्शियली फिल्ड। जब इससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा तो लंग्स कभी भी पूरे फिल नहीं होंगे, वो पार्शियली ही फिल होते हैं। सेकंड सेंटर बेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। इट इज लोकेटेड इन लोअर पोन्स and it coordinates the transition between inhalation and exhalation। जो इन ब्रीदिंग और आउट ब्रीदिंग होती है ना, उसके बीच में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। दिस एरिया सेंड स्टिमुलेटरी इंपल्स टू द इंस्पायरेटरी एरिया। ये इंस्पायरेटरी एरिया को स्टिमुलेटरी सिग्नल भेजता है जब एक्टिवेट होता है एंड प्रोलॉन्ग द इनहेलेशन। अब देखो, जैसे ही अगर हमारे पास इंस्पायरेटरी एरिया के पास सिग्नल जाएगा, जो भी सिग्नल इसको इंस्पायरेटरी एरिया को स्टिमुलेट करेगा, पहले इंस्पायरेशन का काम कितना था 2 सेकंड, अब जैसे इसको स्टिमुलेट कर दिया इंस्पायरेशन का टाइम बढ़ जाएगा, तो हमारे पास क्या हुआ, इट प्रोलॉन्ग्स इनहेलेशन, इनहेलेशन का टाइम बढ़ गया। द रिजल्ट इज ए लॉन्ग and deep inhalation। When pneumotoxic area is active, it overrides signal from apneustic center। तो अगर हमारे पास न्यूमोटॉक्सिक एक्टिव है तो ये एपन्यूस्टिक के सिग्नल को ओवरराइड कर देगा, ये भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है नर्वस रेगुलेशन के अंदर हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो ये क्या होता है देखो, इन्वॉल्व ऑफ टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड एट्रिया। एट्रिया बोलो या टर्मिनल ब्रोंकियोल बोलो, क्योंकि ब्रोंकियोल के बाद ही एट्रिया आता है, फिर हमारे पास आता है एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। तो इन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एट्रिया के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनकी वॉल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली इनएक्टिव, नॉर्मली तो इनएक्टिव रहेंगे, बट दे बिकम एक्टिव व्हेन एल्वियोलाई आर फिल्ड विद मैक्सिमम एयर। जब एल्वियोलाई के अंदर बहुत ज्यादा एयर बढ़ जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएंगे। व्हेन एक्टिवेटेड सेंड्स इनहिबिटरी सिग्नल टू इंस्पायरेटरी सेंटर। जैसे ही एक्टिवेट होंगे इंस्पायरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजेंगे, कैसा, इनहिबिटरी। और इंस्पायरेटरी सेंटर कौन सा, डीआरजी, यानी कि डीएबी डीआरजी को इनहिबिटरी सिग्नल भेजेंगे टू स्विच ऑफ इंस्पायरेशन। दिस प्रिवेंट द एल्वियोलाई फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग एंड बर्स्टिंग, जिससे एल्वियोलाई हमारी ज्यादा एयर से फिल नहीं होती, ज्यादा स्ट्रेच नहीं होती और बर्स्ट होने से बच जाता है। दस हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है विच वर्क्स ओनली व्हेन नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ इंस्पायरेशन डज नॉट वर्क। यानी कि जब हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर काम नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम पर ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो बचा लेता है बर्स्टिंग ऑफ आवर ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई को। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है नर्वस रेगुलेशन। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है केमिकल रेगुलेशन। तो केमिकल रेगुलेशन जरा समझिए होगा क्या। ए कीमो सेंसिटिव एरिया दैट इज सेंसिटिव फॉर केमिकल्स इज लोकेटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर। आपका रिदम सेंटर बेटा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। उसके सराउंडिंग में कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है विच कंटेन कीमो रिसेप्टर्स। तो इस एरिया में कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे विच आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, CO2 और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ or partial pressure of CO2, PCO2 and H positive ion in the blood and body circulation। तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं CO2 और H positive ion की कंसंट्रेशन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उसी से स्टिमुलेट होते हैं। तो देखो कीमो सेंसिटिव एरिया गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। जैसे ही H पॉजिटिव आयन और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, ये वाला जो एरिया है कीमो सेंसिटिव एरिया, ये एक्टिवेट हो जाता है। और क्या होगा, विच इन टर्न एक्टिवेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। भाई CO2 बढ़ रहा है तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करेंगे, सिग्नल देंगे, और जिससे ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट होगा ब्रीदिंग हमारी फास्ट हो जाएगी, सो अल्टरिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन CO2 इन ब्लड इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे ही CO2 आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड डिक्रीज इन CO2 डिप्रेसेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर आपका CO2 कम हो गया ब्लड के अंदर तो आपका रेट जो है रेस्पिरेशन का वो भी कम हो जाएगा और डेप्थ रेस्पिरेशन की वो भी कम हो जाएगी। CO2 एंड H पॉजिटिव आयन सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर आर आल्सो लोकेटेड इन, और कहां पर होते हैं, एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। एरोटिक बॉडी क्या होता है बेटा, दीज आर लोकेटेड एट एओर्टिक आर्क। जो एओर्टा होता है ना हमारे हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर जाता है, सो उसके आर्क के ऊपर इस तरीके से जो आर्क होती है वहां पर ये बॉडी प्रेजेंट होती है। इन सिमिलर वे यहां पर भी कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो हाई CO2 या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के कारण एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकंड वी हैव कैरोटिड बॉडीज। ये कैरोटिड बॉडीज कहां पर लोकेटेड होती है बेटा, कैरोटिड आर्टरीज के ऊपर, जो सप्लाई करती है ब्लड किसके पास, ब्रेन के पास। तो ब्रेन के
के पास ब्लड लेकर जा रही आर्टरी यानी कि कैरोटिड आर्टरी में भी यही हमारे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड लोअर द पीएच, जैसे CO2 बढ़ेगी ब्लड के अंदर पीएच कम होगा। एंड लो CO2 कंसंट्रेशन रेजेस द पीएच, जैसे ही हमारे पास CO2 कम होगा पीएच इंक्रीज हो जाएगी। द लो पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्यों? जैसे ही पीएच कम होगी इन कैरोटिड बॉडीज के अंदर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो ये होता है बेटा हमारे पास केमिकल रेगुलेशन। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।